Assalamualaikum to everyone, students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Sir Atiq Ahmed, your computer course instructor. So, बच्चों हमारी बात क्लास मैट्रिक कंप्यूटर पे आपसे चल रही है और क्लास मैट्रिक कंप्यूटर में आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम हमारे पास है इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस में बच्चों हम तमाम इनपुट आउटपुट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि सी प्लस प्लस में आपके पास कौन से इनपुट और कौन से आउटपुट फंक्शंस हैं और इसको किस तरह इंप्लीमेंट किया जाता है। ये चैप्टर आपके पूरे कोर्स का इंतहाई कोर चैप्टर है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस चैप्टर में आप सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। ठीक है, और इससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आप इस चैप्टर में सीखने वाले हो। तो आइए सबसे पहले आज की क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, वो हमारे पास है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस विद प्रोग्राम एग्जाम्पल। अच्छा जी, बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाने के लिए आपको उसका बेसिक स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, जैसे इंग्लिश में ये होता है ना कि आपको सेंटेंस मेकिंग के लिए उसका पहले बैकग्राउंड, उसका पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसी तरह सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाने के लिए आपके पास उसका बेसिक स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम ना सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर के हर एलिमेंट को पढ़ेंगे, हर कंपोनेंट को समझेंगे, बल्कि एट द एंड जो है हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को कंपाइलर पे रन करके भी चेक करेंगे और फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस की बात करें कि हमारे पास सी प्लस प्लस के बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो सी प्लस प्लस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सही है, पहला पार्ट है स्टूडेंट्स आपके पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, दूसरा पार्ट आपके पास है मेन फंक्शन और थर्ड आपके पास है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। तो ये जो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है ना सी प्लस प्लस का, जितने भी प्रोग्राम्स हम बनाएंगे सी प्लस प्लस में, उसमें इन्हीं 3 मेन चीजों पे फोकस करना है हमें। एक आपके पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, एक आपके पास है मेन फंक्शन और एक आपके पास है बॉडी ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो आइए जरा देखें स्टूडेंट वन बाय वन ये है क्या। सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अब ये जो सिंबल मैंने हैश पढ़ा है, बेसिकली कंप्यूटिंग में इसको हैश नहीं पढ़ते, बेसिकली इसको क्या पढ़ते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो ये जो सिंबल आपको हैश नजर आ रहा है, इसको हम प्रोग्रामिंग में बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स पढ़ते हैं। उसके बाद हम एक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं इंक्लूड का, इज यूज टू लिंक द एक्सटर्नल हेडर फाइल एंड लाइब्रेरीज। और ये इंक्लूड का वर्ड किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम अपनी एक्सटर्नल हेडर फाइल्स या लाइब्रेरीज को लिंक करवा सके अपने प्रोग्राम में। ठीक है, अब ये हेडर फाइल कौन सी है, इस पे मैं अभी बात करने वाला हूं। ये आपकी बेसिकली हेडर फाइल है, कौन सी, ये जो लिखा हुआ है ना आपके सामने आईओ स्ट्रीम, ये आपकी हेडर फाइल है और इसी चीज को आप लाइब्रेरी फाइल भी कहते हो। ठीक है, ये आईओ स्ट्रीम का मतलब ये होता है इनपुट, आई का मतलब इनपुट होता है और ओ का मतलब होता है आउटपुट। इस हेडर फाइल या इस लाइब्रेरी फाइल की वजह से आप अपने प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इनपुट आउटपुट फंक्शन से मुराद क्या है, इनपुट फंक्शन होता है सी इन, ठीक है, आउटपुट फंक्शन आपके पास होता है सी आउट। सही है बच्चों, तो ये चीज आपने याद रखनी है। इसके अलावा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए भी यूज किया जाता है। क्या लिखा हुआ है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन इज यूज टू डिफाइन कांस्टेंट इन प्रोग्राम। आप अपने प्रोग्राम में अगर किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो तब भी आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में पहली चीज तो हमने देख ली कि जो है सिंबल होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, इंक्लूड आपके पास एक कीवर्ड होता है जिसको यूज करके आप क्या करते हो, लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करते हो, और आईओ स्ट्रीम आपकी एक्चुअल में हेडर फाइल है। ठीक है, इसी तरह नंबर सेकंड पे आपके पास है इंट मेन। अब इंट मेन क्या होता है सर, मेन बेसिकली आपके पास एक फंक्शन है।
ठीक है, जो क्या काम करता है, यूज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अगर आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही ज्यादा मेन कंपोनेंट, एसेंशियल कंपोनेंट होता है किसी भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। इसके बाद आपके पास है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। अब ये क्या होता है, आइए जरा देखें। टेल्स द कंपाइलर टू यूज स्टैंडर्ड नेम स्पेस। एक्चुअली आप जो भी काम प्रोग्राम में करते हो ना, प्रोग्राम को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो, जो भी सोर्स कोड लेते हो, उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस की जरूरत होती है। तो बेसिकली कंपाइलर जो है वो क्या करता है, कंपाइलर वो नेम स्पेस को क्रिएट करता है। उसको क्रिएट करने के लिए आप नेम स्पेस का कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो। और अगर हम नेम स्पेस की बात करेंगे, नेम स्पेस होता क्या है एक्चुअली में, तो नेम स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ आइडेंटिफायर्स। यानी नेम स्पेस आपकी मेमोरी में क्या करता है बेटा, बेसिकली कलेक्शन ऑफ आइडेंटिफायर्स का मतलब वेरिएबल्स का एक वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है, जिसको यूज करके वो आपकी मेमोरी में स्पेस क्रिएट कर देता है। देखो क्या लिखा हुआ है, यूज फॉर वेरिएबल, क्लास, फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स। तो नेम स्पेस का इस्तेमाल करने के बाद आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो, आप क्लास क्रिएट कर सकते हो, फंक्शन क्रिएट कर सकते हो और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। All these elements of the standard library of C++ are declared within standard std। और नेम स्पेस जो है वो डिक्लेयर किया जाता है किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। सही है। इन शॉर्ट बेसिकली मैं आपको ये समझा देता हूं कि नेम इज यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है टेल्स द कंपाइलर व्हाट टू डू। बेसिकली कंपाइलर ने जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाना होता है कि क्या परफॉर्म करना है, तो उसके लिए भी हम नेम स्पेस स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे स्टूडेंट्स आपके पास है कर्ली ब्रेसेस, जिसे आप ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस भी कहते हैं, जिसे आप बिगिनिंग ऑफ द मेन फंक्शन कहते हैं। यानी आपका प्रोग्राम यहां से स्टार्ट हो रहा है, सही है, ये आपकी बॉडी का स्टार्ट हो रहा है यहां से, जिसे आप ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस भी कह रहे हैं। इसके अलावा आपके पास है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर बेसिकली इस सिंबल को कहते हैं जिसे हम सेमी कॉलन कहते हैं। आप जितनी भी स्टेटमेंट लिख दें, आप जितनी भी स्टेटमेंट लिख दें, उन सबके आखिर में आपके पास क्या आना चाहिए, सेमीकोलन आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज यूज्ड टू एंड ऑफ द स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के आखिर में आपके पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है वो मौजूद होगा, जिसे हम सेमीकोलन कहते हैं। इसी तरह रिटर्न वैल्यू। अच्छा, रिटर्न वैल्यू बेसिकली एक तरह का ऑप्शनल है। फिर क्या मतलब है इस बात का, मिसाल के तौर पे आप मेन फंक्शन के साथ इंट की डेटा टाइप लगा रहे हो। अब डेटा टाइप क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूंगा। अभी आप फिलहाल ये याद रख लें कि द रिटर्न वैल्यू इज द एग्जिट कोड ऑफ योर प्रोग्राम। आप सी प्लस प्लस का जो भी प्रोग्राम एंड करोगे ना बेटा, उसमें जो एग्जिट कोड होगा वो आपके रिटर्न वैल्यू होगी। ठीक है। बाय डिफॉल्ट मेन इन सी प्लस पर रिटर्न इंटीजर डेटा टाइप वैल्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन के साथ बेसिकली जो है ना वो इंटीजर डेटा टाइप लगती है, जैसे इस तरह लिखा हुआ होता है बेटा, इंट मेन। तो ये बेसिकली मेन जो है वो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है कहां पे, ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो स्टूडेंट ये बेसिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको जितनी चीजें बताई है ना, ये सारी चीजें प्रोग्राम की मेकिंग में यूज की जाती हैं। और आखिर में द सिंबल इंडिकेट्स द एंडिंग ऑफ द मेन फंक्शन, यानी क्लोजिंग करली ब्रेसेस। इससे पहले अभी हमने देखा था ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, और ये आपके पास क्या होता है, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, जब सारी स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, खत्म हो चुकी होती है। तो बच्चों ये आपका था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको अपना प्रोग्राम लिखना होता है किसी ना किसी कंपाइलर पे। हमने जो कंपाइलर सेलेक्ट करा है उसका नाम है डेव सी प्लस प्लस। ठीक है। अब कंपाइलर बेसिकली आपके पास एक आईडीई होता है, एक वो सॉफ्टवेयर होता है जिसपे आप अपना सोर्स कोड राइट करते हो। ठीक है। अभी आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं बेसिक स्ट्रक्चर और सी प्लस प्लस में। अब उन सारी चीजों को हम इंप्लीमेंट करेंगे एक प्रोग्राम की मदद से। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास आता है स्टूडेंट्स प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो मैंने यहाँ पे लिखा हैश, हैश तो नहीं पढ़ते सर, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो ये आपकी हेडर फाइल हो गई। उसके बाद आपने लिखा यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ठीक है। उसके बाद आपने लिखा मेन फंक्शन, ये आपका मेन फंक्शन है।
ये आपका ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर लेट सपोज आपने एक स्टेटमेंट लिखी सी आउट की, और सी आउट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सी आउट बेसिकली आपके पास एक आउटपुट फंक्शन होता है, सही है। और ये जो सी आउट के साथ ये जो ऑपरेटर लगा हुआ है स्टूडेंट्स, इस ऑपरेटर को बेटा हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा जी, अब इंसर्शन ऑपरेटर के बाद जो भी लिखते हैं ना वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा ये वाले जो मैंने अभी आपके सामने लगाए हैं, ठीक है जी। अब इसमें लेट सपोज आपने कोई अपना कोई भी नेम यहाँ पे लिख दिया, लेट सपोज मैंने लिख दिया दिस इज आवर फर्स्ट C++ प्रोग्राम, ओके। और यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं तो क्लोज करने के लिए क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन, जिसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर के नाम से भी जानते हैं। और ये लिखने के बाद हम लिखते हैं रिटर्न जीरो इज द एग्जिट कोड ऑफ योर प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोग्राम लिखने के बाद बेसिकली क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो मैंने करा कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस करने के बाद इस प्रोग्राम को कोई भी नाम मैं लिख देता हूं, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट के नाम से मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे first.cpp लिखना है, ओके। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, first.cpp, cpp इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ फाइल। तो स्टूडेंट ये करने के बाद आप क्या करोगे, आप एग्जीक्यूट पे आके कंपाइल करोगे। कंपाइल करने से पता चलेगा आपके प्रोग्राम में कोई एरर तो मौजूद नहीं है। तो आपने जैसे ही कंपाइल करा तो आप यहाँ बॉटम पे देख सकते हो आपका कंपाइलेशन रिजल्ट आ रहा है, जिसमें नो एरर, जीरो एरर वार्निंग, जीरो, ये सारी चीजें आ रही हैं। कंपाइलेशन के बाद आप प्रोग्राम को करोगे रन, और जैसे ही आपने प्रोग्राम को रन करा तो बच्चों आप देख सकते हो कि आपके सामने एक आउटपुट आ रहा है, दिस इज आवर फर्स्ट C++ प्रोग्राम। तो बेसिक स्ट्रक्चर की मदद से हमने आज की क्लास में अपना फर्स्ट प्रोग्राम डेवलप करा बाय यूजिंग C++, और इसमें जो हमने कंपाइलर यूज करा स्टूडेंट्स वो कौन सा था, डेव C++। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ MCQs परफॉर्म करते हैं। MCQs नंबर 1 आपके सामने मौजूद है और कह रहे हैं C++ हेडर फाइल डैश कंटेन्स फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। C++ में ऐसी कौन सी हेडर फाइल है जो तमाम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस को कंटेन करता है। तो बेटा ऑप्शन ए है iomain.h, ऑप्शन बी iostream, ऑप्शन सी है fstream.h, ऑप्शन डी है cstd.h, ठीक है। तो बेटा राइट ऑप्शन इसका है iostream, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसी तरह MCQ नंबर 2 में कह रहे हैं स्टेटमेंट डैश इज यूज्ड टू एंड ऑफ द स्टेटमेंट। तो बेटा हर स्टेटमेंट के आखिर में क्या लगाया जाता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया जाता है। MCQ नंबर 3 आपसे कह रहे हैं the main body of a program is enclosed in which kind of braces। कह रहे हैं जो मेन बॉडी आपकी स्टार्ट होती है, जिसमें आप प्रोग्राम का सारा हिस्सा लिखते हो, जिसमें स्टेटमेंट लिखते हो, एग्जिट कोड लिखते हो, वो कौन सी कर्ली ब्रेसेस होते हैं, वो बेसिकली आपके पास ये कर्ली ब्रेसेस होते हैं, सही है। इस चीज को कर्ली ब्रैकेट को हम ये कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके MCQs हो गए। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपसे सिंपल ये पूछा जा रहा है, राइट द बेसिक स्ट्रक्चर इन C++। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब C++ प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड इन स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर मैनर इन C++ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 3 फॉलोइंग सेक्शन। तो एक आपके पास है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन, मेन फंक्शन एंड फंक्शन बॉडी। तो ये आपके पास 3 जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के कंपोनेंट होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है, और इसी एग्जाम्पल को अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंपाइलर पे आपको रन करके भी दिखाया है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना था, मैंने वहां पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो भी लिखोगे ना वो चीज डायरेक्टली आपके पास आउटपुट में आ जाती है, सही है। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, आपके पास हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। हमने जब प्रोग्राम को रन करा था, एग्जीक्यूट करा था, तो हमने लिखा था दिस इज आवर फर्स्ट C++ प्रोग्राम। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा होगा एंड एल, ये क्या है, ये बेसिकली एक मैनिपुलेटर है, जिसका मतलब है लाइन चेंजिंग, ठीक है। इसको हम आगे जाके मजीद डिटेल में भी देख लेंगे। तो ये चीज हम प्रोग्राम ऑलरेडी जो है स्टूडेंट्स वो हम देख चुके हैं अभी कंपाइलर पे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में सेक्शन सी में बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है, ब्रीफली डिस्कस अबाउट ईच फंक्शन इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में
जितने भी फंक्शन, जितने भी एलिमेंट यूज किए गए हैं उन सबको आप डिस्कस करें। तो आपको पता है पहले आपने प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड आईओ स्ट्रीम को डिस्कस करा, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा था स्टूडेंट्स, क्या देखा था कि हैश का जो सिंबल है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। इंक्लूड का कीवर्ड यूज किया जाता है लिंक करने के लिए कोई भी लाइब्रेरी फाइल, और लाइब्रेरी फाइल है कौन सी, ये वाली जिससे आप आईओ स्ट्रीम कह रहे हो। इसी तरह फिर आपने देखा था यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या करता है, कंपाइलर को बताता है कि क्या करना है। सही, कंपाइलर को बताता है कि एक नेम स्पेस क्रिएट कर दो जिसमें सारे वेरिएबल फंक्शन वगैरह जो है वो यूज किए जा सकें, ठीक है। फिर मेन फंक्शन, जिसके बिना कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। क्या लिखा हुआ है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, every C++ program must have a main function। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, the main function is the starting point where all C++ programs begin their execution, therefore the executable statement should be inside the main function। जितनी भी statements आपकी हैं एग्जीक्यूट होने वाली, वो सारी आपके बाद जो है वो मेन फंक्शन के कर्ली ब्रेसेस के अंदर होंगी। फिर आपके स्टेटमेंट टर्मिनेटर, हर स्टेटमेंट के आखिर में सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया जाएगा। रिटर्न वैल्यू, जो कि आपके प्रोग्राम का एग्जिट कोड काउंट किया जाता है, सही है, जो वैल्यू को रिटर्न करता है मेन फंक्शन में, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में वैल्यू को रिटर्न करता है, जो कि मेन फंक्शन के साथ लगाया जाता है, इसीलिए लगाया जाता है इंट मेन। अगर आप ना भी लगाएं तब भी वो इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। तो इसको हम कह सकते हैं ये एंडिंग ऑफ द मेन फंक्शन है, सही है। कर्ली ब्रेसेस जो है वो, इट इज ऑल्सो नोन एज कर्ली ब्रेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। जैसे रिटर्न वैल्यू लिख देते हैं आप, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास का टॉपिक समझ आ चुका होगा। तो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।